ये द फेमस थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इससे हमें ये पता चला कि जो लाइट है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में पहले ये है सोर्स ऑफ लाइट, ये है एक सिंगल स्लिट, उसके बाद में एक डबल स्लिट। अब ये जो डबल स्लिट रखने का मतलब ये है कि ये सिंगल सोर्स स्प्लिट हो रहा है दो सोर्सेज में। अब वो दो सोर्सेज कोहेरेंट है। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा या तो वो जीरो होगा या तो क्या होगा, कांस्टेंट। अब थॉमस यंग ने ये कहा, ये जो लाइट प्रोड्यूस करता है ये सोर्स, वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, जैसा हुजन ने कहा था। अब यहाँ पे जो वेव फ्रंट है ये दो वेव फ्रंट्स में स्प्लिट होता है। अब जब दो वेव फ्रंट्स में ये स्प्लिट होता है, वो दो वेव फ्रंट्स इंटरफेयर करते हैं। अब जहां जहां पे वो इंटरफियर करेंगे कॉन्स्ट्रक्टिवली, वहां वहां पे हमारा ब्राइट बैंड बनेगा, और जहां जहां पे वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे वहां वहां पे हमारा क्या बनेगा, डार्क बैंड है। यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि जो लाइट है, लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइंस में, तो इस स्लिट के फौरन बाद यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो यहाँ पे लाइट आगे चलती ही नहीं। तो इसने ये कहा कि थॉमस यंग ने लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जब ये ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो ये वाला जो वेव फ्रंट है वो डिवाइड होता है डबल स्लिट में दो वेव फ्रंट्स में, या ये दो वेव्स कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, जो लीड करती हैं फॉर्मेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड्स। तो ये जो थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था स्टडी ऑफ लाइट में, जिसने ये हमें समझाया कि जो लाइट है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब अगर हम एक मान के चलें, एक वेव जो है वेव y1 है, जिसका एम्पलीट्यूड a है, और उसका जो वेव इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब जो दूसरी वेव है y2 दैट इज इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस फाई। अब जो फाई है वो फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अब जब ये दो सुपर इम्पोज करेंगी तो जो वो वेव बनाएंगी सुपरपोज्ड वेव, तो उस वेव का इक्वेशन निकालने के लिए हम ये कहेंगे जो y है, y किसके बराबर है, y1 प्लस y2। दैट मीन्स y विल बी इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस b साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। अब यहाँ पे साइन a प्लस b फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे, साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी आपको पता ही होगा, वो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इन दैट केस वाई विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाइव प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाइव। अब ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी, यहाँ पे भी, तो इन दो में से हम साइन ओमेगा टी क्या निकालेंगे, कॉमन। तो y किसके बराबर बनेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ए प्लस बी कॉस ऑफ फाइव, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, b साइन ऑफ फाइव। अब यहाँ पे हम ये लेट करेंगे जो a प्लस बी कॉस फाइव है, लेट करेंगे a प्लस बी कॉस ऑफ फाइव बराबर है और कॉस थीटा के। हम लेट करेंगे तो एक्सट्रैक्ट एन इक्वेशन फॉर द सुपरपोज्ड वेव। जैसा कि हमने लेट किया था a प्लस बी कॉस ऑफ फाइव जो है वो है बराबर और कॉस ऑफ थीटा के, और जो b साइन ऑफ फाइव है वो बराबर है r साइन ऑफ थीटा के। नाउ अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं, वो हमें क्या देगा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल a प्लस बी कॉस फाइव होल स्क्वायर प्लस b साइन फाइव होल स्क्वायर। अब यहाँ पे r स्क्वायर इसमें कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. That means r square is equal to, now a plus b whole square, that will be equal to a square plus b square cos square phi plus 2ab cos of phi plus b square sin square phi. अब जो b स्क्वायर cos स्क्वायर फाइ है और b स्क्वायर sin स्क्वायर फाइ है, इसमें से हम b स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा cos स्क्वायर फाइ प्लस sin स्क्वायर फाइ, दैट इज इक्वल टू 1. सो आवर r स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ
phi. Now r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos of phi. Now this r is the amplitude. This r is the amplitude of the resultant wave. For r to be maximum, cos phi should be maximum, and for r to be minimum, cos phi should be minimum, because this ab is the amplitude of the individual waves y1 and y2 that can't be changed. One thing that can be changed in this equation is cos phi, and whether the r is more or the r is less, the resultant wave's amplitude is less or more, maximum or minimum, depends upon the value of phi. r एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, जो रिजल्टेंट वेव बनी है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव से y1 एंड y2. अब r का वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, इसका ये मतलब है r का वैल्यू तब मैक्सिमम होगा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होगी, और r का वैल्यू मिनिमम होगा जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होगी. ठीक है. अब जो r का वैल्यू है वो मैक्सिमम तब होगा जब cos phi का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, और r का वैल्यू मिनिमम होगा जब cos phi का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम. सो फॉर r मैक्सिमम cos phi शुड बी मैक्सिमम. अब cos phi का मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के. और हमें ये पता है, अगर हम cos वेव की तरफ नजर डालेंगे, cos वेव हमारी ऐसी बनती है, तो cos वेव का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 डिग्रीज पे होगा, और किस पे होगा, 2 पाई पे. अब यहाँ पे ये पाई है, यहाँ पे cos पाई का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम. अब उस हिसाब से इन दैट केस, सो आवर cos phi विल बी इक्वल टू cos ऑफ 2n pi, where n is equal to 0 1 2. ठीक है. इन दैट केस आवर phi विल बी इक्वल टू 2n पाई. तो जो phi का वैल्यू फॉर मैक्सिमम आ जाएगा, अगर हम n के बदले 0 का वैल्यू डालेंगे, इन दैट केस phi विल बी इक्वल टू 0. 1 का वैल्यू डालेंगे तो 2 पाई, अब 2 का वैल्यू डालेंगे तो 4 पाई, 3 का वैल्यू डालेंगे तो 6 पाई. इसको हम ये कहते हैं, जो phi का वैल्यू है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई. गौर से सुनो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई और इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. इसका मतलब ये है, r का वैल्यू मैक्सिमम होगा जब दो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा या तो 0 होगा या तो 2 पाई होगा. इसका ये मतलब है, अगर दूसरी वेव यहां से आ गई, इस केस में जो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा. अब अगर 2 पाई का फेज डिफरेंस है, इसका ये मतलब है यहाँ पे वेव नहीं है. अब ये जब एक साइकिल कंप्लीट करता है, उसके फौरन बाद क्या आ जाती है, दूसरी वेव. अब इन दो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई. तो ये दो भी अगर इंटरफेयर करेंगी तो ये कॉन्स्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी. इन दैट केस r शुड बी मैक्सिमम. अब हमें पता है r जो है, जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, जो सुपर पोजिशन से मिली है हमें y1 और y2 से, तो r किसके बराबर है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ phi, where a and b are the amplitudes of wave y1 and y2 respectively. So for r to be minimum, cos phi should be minimum. अब cos phi का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, -1. ये हमारा cos का वेव फॉर्म है, तो ये वैल्यू 0 पे और ये वैल्यू π/2 पे, पाई पे होता है. ये कितना होता है, -1. तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है cos phi का, वो किसके बराबर होता है, -1 के. और ये कब होता है, जब हमारा जो एंगल है वो पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, 7 पाई होगा. दैट मीन्स इट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. दैट मीन्स phi should be equal to 2n - 1 into pi, 2n - 1 into
पाई। अगर हम लेंगे फाई बराबर है 2n+1 इंटू पाई, इन दिस केस n will start from 0, 1, 2, 3 and in this case n will start from 1, 2, 3 and so on. तो हमें यह पता है जब दो वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस पाई ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर होगा, उस टाइम जो होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। हम देखेंगे क्या। अगर हमारी दो साइन वेव्स होगी, जैसे हमारी y1 और y2 है, और उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई का होगा, उस टाइम क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो वो कॉरस्पॉन्ड करेगी किसको, अ डार्क फ्रिंज को, डार्क बैंड को। तो अगर हम दो साइन वेव्स लेंगे, ये साइन वेव है, अब दूसरी साइन वेव लेंगे और उन दो साइन वेव्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस कितना हुआ 180, दैट मींस वो जो वेव है वो स्टार्ट होगी ऐसे। अब इन दो वेव्स के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस ऑफ पाई। जब ये इंटरफेयर करेंगी तो इसका जो क्रस्ट है वो ट्रफ पे पड़ेगा, इसका जो ट्रफ है वो इसके क्रस्ट पे पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और ये हमें क्या देगी, ए डार्क फ्रिंज और ए डार्क बैंड। अब हम बात करेंगे फेज डिफरेंस एंड पाथ लेंथ में क्या रिलेशन है उसके बीच में। तो अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, इनका जो फेज डिफरेंस है, इन दो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है, सीधी सादी बात है, वो 2 पाई के बराबर है। अब 2 पाई का जो एंगल है वो कॉरस्पॉन्ड करता है टू अ पाथ लेंथ ऑफ लैम्डा। तो एक वेव में लैम्डा पाथ लेंथ होता है और एक कंप्लीट साइकिल में या एक वेव में फेज एंगल या टोटल एंगल को कितना सब्सक्राइब करता है, वो सब्सक्राइब करता है कितना, 2 पाई। That means a path length of lambda is equal to the phase difference of 2 pi. अगर हमें कैलकुलेट करना हो x जो पाथ लेंथ है वो किसके बराबर है, हम कहेंगे जो x है, x will be equal to lambda divided by 2 pi. It is multiple of phi, where phi is the phase difference. जब r मैक्सिमम होता है, R मैक्सिमम होने का मतलब है जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलती है सुपरपोजिशन ऑफ वेव से y1 और y2 से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो R कब मैक्सिमम होता है, R तब मैक्सिमम होता है जब phi होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, दैट इज 2n पाई। In that case, what will be the path length? So x will be equal to lambda divided by 2 pi into 2n pi. 2 पाई और 2 पाई कटेगा, जो x होगा that will be equal to n lambda, where n is equal to 0, 1, 2, 3 so for r to be maximum the path difference should be integral multiple of lambda। ये क्या माने रखता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे उन दो वेव्स के बीच में कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फेज डिफरेंस 2 पाई है, और इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो एक फुल वेव लेंथ है, तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितनी है, लैम्डा। अगर दूसरी वेव यहीं पे स्टार्ट करती, जहां से ये वाली ऊपर वाली वेव स्टार्ट करती है, इन दैट केस और फेज डिफरेंस वुड हैव बीन इक्वल टू 0, और जो पाथ डिफरेंस वुड हैव बीन इक्वल टू 0, दैट मींस n लैम्डा, वेयर n इज इक्वल 0। पाथ डिफरेंस x जो होता है वो किसके बराबर होता है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 5। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फॉर r टू बी मिनिमम जो phi है दैट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, where n is equal to 1, 2, 3, 4. If we take phi is equal to 2n plus 1, in that case n will be equal to 0, 1, 2, 3. Okay, now अब जो x है पाथ डिफरेंस वो किसके बराबर होगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2n माइनस 1 इंटू पाई, दैट विल बी इक्वल टू पाई और पाई इसमें कटेगा, तो जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू
2n-1 lambda divided by 2. That means odd integral multiple of half the wavelength. That means it can be equal to half the wavelength, it can be equal to 3 half wavelengths, it can be equal to 5 half wavelengths. अब इसको समझने के लिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पे एक वेव है हमारी, तो ये एक फुल वेवलेंथ है, ये एक फुल वेवलेंथ है. अगर दूसरी वेव जो है, दूसरी वेव का ये दूसरी वेव कैसी होनी चाहिए ताकि यहाँ पे क्या हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या आर मिनिमम हो, तो वहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, λ/2. इसका ये मतलब है इसने हाफ साइकिल पूरा किया होगा तब वो वेव जो है वो क्या होनी चाहिए, स्टार्ट. या उन दोनों के बीच में हाफ वेवलेंथ का क्या होना चाहिए, हाफ वेवलेंथ का होना चाहिए फिर पाथ डिफरेंस. तो हमारी जो वेव है, अगर हमारी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ पे मैं कहूँगा इन दोनों के बीच में, इन दो वेव्स के बीच में अगर ऐसी वेव आ जाएगी तो इसका ये मतलब है इसने हाफ साइकिल क्या किया है, कंप्लीट. ये अब स्टार्ट होने वाली है ये वाली वेव, तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितनी है, λ/2, क्योंकि ये वाला पोर्शन λ/2 होगा, ये वाला पोर्शन λ/2 होगा. इन दैट केस इसका जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट किस पे पड़ेगा, ट्रफ पे. जब ये क्रस्ट ट्रफ पे पड़ेगा तो जो इंटरफेरेंस होगी वो होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हमें जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिलेगा वो मिलेगा मिनिमम. ओके.